नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कुछ ऐसी है कि एक खुशाइन बात है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर हमने कमी देखी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अवाम की उमंगों पर पूरा उतरते हुए कीमतें बढ़ाने के फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया, बल्कि उल्टा कीमतों को कम कर दिया। इसकी सियासी वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन इसकी बुनियादी वजह यही थी कि अवाम को अगर रिलीफ ना देते तो PTI की हुकूमत जो बहुत ज़्यादा गैर मकबूल हो चुकी थी महंगाई की वजह से, मतलब ओवरऑल गैर मकबूल नहीं हुई लेकिन महंगाई की वजह से जो गैर मकबूल हुई थी वो काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। अब ये देखते हैं उसके असरात आगे क्या होंगे। इसके अलावा बिजली के जो नर्ख थे उनमें भी कमी हमने देखी, ये भी एक अच्छी चीज़ है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अवाम का एहसास करते हुए तो बिजली के नर्ख भी कम कर दिए। इसमें भी वो जो एक गैर मकबूलियत का उनसर था वो किसी हद तक कम हो गया होगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी महंगाई ऐसी चीज़ है जिसके लिए अवाम जो है वो हुकूमतों को माफ़ नहीं करती। बाकी सियासत अपनी जगह चलती रहती है, नज़रियात वगैरह, लेकिन महंगाई के लिए अवाम जो है वो हुकूमतों को माफ़ नहीं करती शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में हर चीज़ भूल भाल जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बड़ी अहम रही हैं। दिस गवर्नमेंट हैज़ बीन मार्ड बाय इन्फ्लेशन, आई वुड नॉट से स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ बट विजिबल स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ। हकीकत में शायद इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है बट अवाम उसका क्योंकि फ़ायदा नहीं उठा सकी तो इसलिए स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ लोग फील करते हैं। सेकेंडली, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट नहीं हुई। वादा बहुत हुआ था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करने का, वो नहीं हो सका। तो जनरल जो एक फ़िज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा अनपॉपुलर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का है। ताम जो इस मुल्क के अशराफियाँ हैं यानी रूलिंग एलीट हैं उनके लिए इट्स बाय एंड लार्ज ओके, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो आपको पता है कि वो तो जिस तरफ मतलब दे लुक विच साइड इज़ बटर्ड। अभी राइट नाउ द गवर्नमेंट इज़ इन पावर तो वो PTI की तारीफ़ें करेंगे। यकीन करें अगर कल PTI की हुकूमत हट जाती है तो यही सारे ताजिर सनतकार मिल के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और PTI की बुराइयाँ करेंगे और नई आने वाली हुकूमत को ये कहेंगे कि आपसे हम इस्तेदा करते हैं कि पिछली हुकूमत ने मईशत को बर्बाद कर दिया था, आप आगे इसे ठीक कर दें। दैट्स हाउ इंडस्ट्रियलिस्ट्स आर। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ इंटरेस्ट, नॉट ऑफ हीरोज एंड विलन्स। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। बट इस जो भी वजह बनी, मैं लेट मी नॉट गो इन टू डिटेल्स बिकॉज राइट नाउ इज़ अ वेरी सेंसिटिव टाइम। अगर आप गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज़ करते हैं तो PTI और गवर्नमेंट के जो अनासिर हैं वो ऐसा फील करेंगे कि भाई ये वीकन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तारीफ़ें करेंगे तो वो चमचागिरी के जुमरे में आ जाएगा एंड दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर चमचागिरी। क्योंकि अगर आप अभी इस टाइम पर चमचागिरी करेंगे तो इट्स लाइक, आई एम नॉट सेइंग बट you know people would assume that since the government has become very weak, why should we start investing in a government that's about to go. No, I don't feel that, but many people feel that way. So this is not the time for chaplusi either. It's a time for rather balanced views, and the continuity of the political party is not necessary. The continuity of the system is necessary. तो ये बड़ा अहम है। और ये जो स्टेप्स लिए गए दोनों पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली के नर्ख कम करने के, इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप इन द सेंस कि अवाम के लिए बहुत अच्छी है। बट ऑल द एडवाइजर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वर टेलिंग हिम द अदर वे अराउंड। तो लेकिन ये कि अब उनको पता है कि अपनी पॉलिटिकल सस्टेनेंस के लिए इट इज़ नेसेसरी कि अवाम में पॉपुलर हों, दोबारा से अच्छे इकदाम लेंगे, लोग खुश होंगे। बट इसकी वजह से बर्डन क्रिएट होगा क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, तिजारती खसारा बढ़ेगा, डॉलर इज़ गोइंग टू बी अंडर ट्रमेंडस प्रेशर, रुपी इज़ गोइंग टू बी अंडर ट्रमेंडस प्रेशर, डॉलर विल राइज। और मुझे शोबा तहकीक ने बताया कि परहैप्स द डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग। तो खैर मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। नॉट लेट मी आई शुड बी वेस्टिंग टाइम टेकिंग द डिस्कशन फॉरवर्ड। आई थिंक इट्स बेस्ट दैट द एक्सपर्ट एट दिस टॉक्स ऑन द इशू। डॉक्टर सलमान शाह साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आला हुकूमती ओहदेदार भी रहे हैं भी, अभी भी, माजी में भी रहे हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। शुक्रिया जी। अब ये कि डॉक्टर सलमान शाह साहब, इशू ये कि जहाँ पॉलिटिकली हीटेड डिबेट्स हो रही हैं वहाँ पर पीपल हैव फॉरगॉटन कि इकोनॉमी जो है उसको भी सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैपेंस एंड बाय एंड लार्ज सिंस यू आर अ टेक्नोक्रेट, यू आर लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम मोर ऑब्जेक्टिव परस्पेक्टिव। मैं ये कह रहा था कि आप ये बताएं कि स्टेप्स तो अभी ले लिए हैं, बट लास्ट टाइम यू हैड हाईलाइटेड बिफोर द पेट्रोलियम प्राइसेस वर रिड्यूस्ड, यू हैड हाईलाइटेड कि करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट को मैनेज करने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि एंटी क्लॉकवाइज काम हो गया है। तो ज़रा आप ये बताइएगा कि हाउ डू वी कवर फॉर द डेफिसिट दैट वुड बी क्रिएटेड बोथ इन द करंट अकाउंट एंड द ट्रेड डेफिसिट ड्यू टू द राइजिंग ऑयल प्राइसेस एंड पाकिस्तान's
popular stance of keeping petroleum prices low? क्या कहते हैं आप? देखिए अली, एक तो ये है कि एक बहुत एबनॉर्मल सिचुएशन है इस वक्त ऑयल प्राइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऑयल प्राइसेस जो है वो 130 से 135 तक गई है, आज शायद 113 पे आ गई है, और हो सकता है कि अगर सऊदी अरेबिया भी कोई अच्छी स्टेटमेंट दे दे रिगार्डिंग आउटपुट तो वो उससे कम भी हो सकती है। सो ये बड़ी वॉलेटाइल है इस वक्त सिचुएशन, और इसका हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, क्योंकि हम बिल्कुल एनर्जी डिपेंडेंट मुल्क हैं और हमारी एनर्जी जो है प्राइमरीली इम्पोर्टेड है और ना सिर्फ इम्पोर्टेड है, हमने तो बिजली भी कोयले, गैस और ऑयल पे कर ली है, जिसके नतीजे में अब हम बिल्कुल एक किस्म के कैप्टिव हैं इंपोर्ट्स के। ऑन द अदर साइड, क्योंकि हमारा सऊदी अरेबिया से एग्रीमेंट है ऑयल के ऊपर डिफर्ड पेमेंट्स का, तो बहुत सा ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो एनर्जी की वजह से बनेगा वो एक किस्म का सेल्फ फाइनेंसिंग भी है, उसकी फाइनेंसिंग साथ साथ होती जाती है, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और उसमें आपने देखा कि रिसेंटली सऊदी अरेबिया फंड फॉर डेवलपमेंट ने कुछ पाकिस्तान की पेमेंट्स जो हैं जो होनी थी उनको आगे भी कर दिया। सो इस वक्त जो सिचुएशन है वो है कि आप अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कैसे फाइनेंस करते हैं। सो इट्स अ फाइनेंसिंग चैलेंज, जो कि अगर आप स्टेट बैंक के बयानात वगैरह देखें तो उनसे लगता है कि फाइनेंसिंग इस वक्त उनकी मुकम्मल है, एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म। सो अब हमने ये देखना है कि ये क्राइसिस आगे कैसे बढ़ेगा। सो एक तो ये है कि ऑयल के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली है, लेकिन आई थिंक कि जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उसके मुताबिक ये वापस नीचे की तरफ आए, और जो प्राइम मिनिस्टर ने जो एक किस्म की फ्रीज किए हैं ऑयल प्राइसेस अंटिल द बजट, उसमें आपको हो सकता है कि बिकॉज ऑफ प्राइसेस यू माइट बी एबल टू डू इट विदाउट एनी मेजर डैमेज। अदरवाइज ये ज़रूर होगा कि अगर ये प्राइसेस ऊपर चलती जाएंगी तो आपको उधर फिस्कल कॉस्ट खासी बड़ी होगी, जो कि आपको फिर एडजस्ट करना पड़ेगा अगेंस्ट ईदर आपके जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे पास एक्स्ट्रा रेवेन्यूज आए हैं, टैक्स रेवेन्यूज बड़े आए हैं जिसकी वजह से वी कुड गिव दिस रिलीफ, और अगर वो रेवेन्यूज भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो फिर आपको अपने एक्सपेंडिचर्स कट करने पड़ेंगे। सो ये एक इमरजेंसी टाइप सिचुएशन है, इसमें आपको शॉर्ट टर्म सर्वाइवल इसके लिए बहुत जरूरी है। लोग समझते होंगे ये कैसे कर लेता हूँ, इतने ज़्यादा गंभीर सियासी हालात में भी ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स के ऊपर प्रोग्राम, लेकिन ये मजबूरी है बिकॉज दिस इज़ द रियलिटी। यहाँ पर एक बयान मैंने पढ़ा वज़ीर ख़ज़ाना का। वज़ीर ख़ज़ाना का ये कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को अवामी जलसे में थोड़ा मोहतात अंदाज में यूरोपीय यूनियन के मुतल्लिक कमेंट्स देने चाहिए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आई थिंक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को कॉशन एक्सरसाइज करना चाहिए जब इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात की जा रही हो पब्लिक गैदरिंग्स में, ऐसा मेरा ख़्याल है। बट ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग मैं चाहूँगा डॉक्टर सलमान शाह साहब, वी आर in a very highly polarized international environment, and we have managed to gain the ire of the West. Today they have tremendous amount of hatred towards us because of our irrational behavior. One, our siding with Russia in the Russia-Ukraine crisis is one of the reasons which confuses them, because our interests do not lie, trade interests do not lie with Russia, nor do our trade and economic ties lie with Ukraine at the moment. Our strongest trade and economic relations are with the West, particularly with the US and the EU. Why is Pakistan neglecting its customers, its economic and trade ties,
which are based on interests, because there are no heroes and villains in this world, they are only interests. Why are we jeopardizing our national interest by siding with Russia in the Ukraine-Russia crisis? What is going to be the economic fallout? क्या कहते हैं आप? देखिए, इस वक्त तो पूरी दुनिया एक टर्मोइल में है और ये पर्टिकुलरली जब अफगानिस्तान की जंग ख़त्म हुई है और जिस तरीके से अमेरिका वहाँ से निकला है और उसके बाद एक हमारे सारे जो एनालिस्ट थे, दुनिया के एनालिस्ट, और वो अमेरिकन पॉलिसी को जो देख रहे थे वो था पिवट टू द ईस्ट, कि चाइना जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा एडवर्सरी जो है वो चाइना है, और सारी अमेरिकन पॉलिसीज जो थी वो चाइना की कंटेनमेंट पे लगी हुई थी। और उस वक्त भी पाकिस्तान ने चाइना के साथ हमारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत हमारा सीपैक प्रोग्राम चल रहा है, जिसको हमने इंटेंसिफाई भी किया है और जिसको अब हम सेकंड फेज में ले गए हैं, जहाँ पे वो बिजनेस टू बिजनेस डील्स जो हैं वो ज़्यादा होने जा रही हैं और वो हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात सोचने की बात ये है कि जब चाइना को अमेरिका अपना मेजर एडवर्सरी करार दे रहा है तो चाइनीज़ को इसलिए वो दे रहा है कि चाइनीज़ की जो इकॉनमी है वो अब अमेरिका की इकॉनमी से बड़ी है और उसकी जो ज़रूरियात हैं, इंपोर्ट्स जो हैं वो करता है, वो भी दुनिया की तकरीबन टॉप की इंपोर्टिंग कंट्री भी है चाइना, टॉप की एक्सपोर्टिंग कंट्री भी है चाइना, और टॉप का जो इन्वेस्टमेंट फ्लोज हैं वो भी चाइना के पास हैं और हर किस्म की टेक्नोलॉजी भी चाइना के पास है। सो ये तो एक नेचुरल फिनोमेना था कि पाकिस्तान जिसका चीन के साथ एक पॉलिटिकल और मिलिट्री रिलेशनशिप बड़े अरसे से है, उसको एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप में डेफिनेटली जाना था। और अफगानिस्तान के बाद ये पूरा खित्ता जो सेंट्रल एशिया का है इसमें जो ओपनिंग आ रही है उसको पाकिस्तान के लिए कनेक्टिविटी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी और उसके लिए क्योंकि सेंट्रल एशिया में इस वक्त भी रूस का बहुत बड़ा प्रेजेंस भी है और इन्फ्लुएंस भी है, तो एनी ओपनिंग अप ऑफ सेंट्रल एशिया वो रूस के बगैर नहीं हो सकती। तीसरी चीज़ ये है कि रूस बाय इटसेल्फ इज़ अ वेरी ह्यूज इकोनॉमी जो कि पर्टिकुलरली कमोडिटीज़ में वो बहुत आगे है, जैसे वीट है वहाँ पे, तेल है, गैस है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, बाकी चीज़ें हैं। और हमारा कोई रूस के साथ कोई दुश्मनी वगैरह नहीं है, ना ही हमारे उनके साथ कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि वो हम उसको इग्नोर करें। अब ये जो यूक्रेन वाला मामला है उसमें भी पाकिस्तान का उस वक्त पुरानी अरेंज्ड विजिट थी एंड दे अंडरटुक द विजिट, और उसमें पाकिस्तान ने वहाँ जाके भी बात ये अमन की बात की और एक किस्म की पाकिस्तान चाहता है कि वो ब्रिज बने फॉर पीस इन दिस रीजन और सारों के साथ नहीं। बट वी गो टू द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, वी गो टू द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और हमारा जो मुस्तकिल मंदूब है who lives continuously in the states, मैं आई एम reiterating again and again, lives in the United States of America, जो हमारा मुस्तकिल मंदूब है, and we vote against Ukraine. I do not understand what we are trying to do here. When you were a young man, Russia had invaded, USSR had invaded Afghanistan under similar circumstances, quoting that they had people within Afghanistan who had loyalties towards the Communist Party and Russia, and they just walked into Afghanistan. Similarly, they have walked into Ukraine. The pretext is the same. So we should be neutral, we should have abstained. Why did we vote against the West? That I don't understand. नहीं, हमने वोट अगेंस्ट द वेस्ट नहीं किया, हमने एब्सटेन किया है और 39 दूसरे ममालिक ने भी एब्सटेन किया है, जिसमें हिंदुस्तान ने भी एब्सटेन किया है, बांग्लादेश ने भी एब्सटेन किया है और बहुत से दूसरे ममालिक, चाइना ने भी एब्सटेन किया है।
सो आई थिंक कि उसमें तो पाकिस्तान ने क्योंकि यूरोपियन यूनियन या अमेरिकन चाहते थे कि हम कंडेम करें रशिया को, तो पाकिस्तान ने वो कंडेमनेशन की रेजोल्यूशन थी उसको उसमें एब्सटेन किया है उसके अगेंस्ट नहीं दिया। और मेन रीजन ये है कि वी वांट दिस कि वी शुड बी एबल टू टॉक ऑन ऑल साइड्स, और हमारी न्यूट्रलिटी जो है इसमें वो एस्टेब्लिश हो। और इसमें आई थिंक ये बेनिफिट भी जाता है सारी पावर्स को कि पाकिस्तान जैसा एक मुल्क जो कि फिजिकली इस रीजन की लिंचपिन बनता जा रहा है, उसकी जो पॉलिटिक्स है वो एक ब्लॉक के साथ नहीं होनी चाहिए और उनकी सारों के साथ रिलेशनशिप होनी चाहिए। और अमेरिकन जो इन्वेस्टमेंट और अमेरिकन जो तल्लुकात हैं हमारे, वो बिल्कुल हमें उतने ही अजीज हैं जितने हमने वो ताल्लुकात बनाने हैं जो आगे चल के अगली 21वीं सदी में ये पूरा यूरेशिया की इकोनॉमी जिस तरह से बूम करेगी, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा है। वैसे मैं भी ऐसा महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान की रिलेशनशिप जो है वो तमाम ममालिक के साथ अच्छी होनी चाहिए, चाइना के साथ भी अच्छी हो। ताम मैं ऐसा फील करता हूँ कि पाकिस्तान ने बिल्कुल गलत डिसीजन लिया। ये नंबर 1 रशिया जाके बहुत ही गलत डिसीजन लिया, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत ही ख़राब फैसला था। और दूसरा ये कि जो अभी जैसे एक्सप्लेन किया है डॉक्टर सलमान शाह साहब ने कि बेसिकली हमने एब्सटेन किया है कंडमनेशन से, मेरे ख्याल वहाँ पर भी कुछ खता कोताही मेरे ख्याल से हो गई, क्योंकि देखें प्रिंसिपल स्टैंड होना चाहिए, स्पेशली एक ऐसा मुल्क जैसा कि पाकिस्तान कश्मीर के लिए दुनिया भर के अंदर झोली फैला के सिंपैथी इकट्ठा करता फिरता है, फिर दुनिया सही कर रही है कि कश्मीर के मौजू के ऊपर पाकिस्तान को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि हर आदमी अपने मुफाद को देख रहा है, सही और गलत को नहीं देख रहा। देखिए वी हैव टू लुक एट रैशनल। और जहाँ तक बात की हुई कि फला वो यूक्रेन का जो सदर है वो यहूदी लॉबी का है और वो यहूदी था और यूं था और वो था, भाईजान कल वो जो अर्दुआन है ना हमारा अर्तुगल टन 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 टन, कल उसने इजराइल के सदर के साथ मीटिंग कर ली। टन 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 टन, बन जाओ अर्तुगल, तुम हमारी पूरी कौम अर्तुगल बन जाए, अपनी जातें बदल लो, कई कबीले के बन जाओ तुम सब लोग, ये देख लो ये क्या हरकतें हो रही हैं। और मैंने इसीलिए आप लोगों को समझाया बहैसियत पाकिस्तानी कि भाई आप लोग ये गलती ना करना इजराइल को तस्लीम करने की, वरना आपके साथ वो होगी जो आप सोच भी नहीं सकते। कभी ये गलती नहीं करना। ये मैं अपने यहाँ अपने मुल्क की 2 दफ़ा ये साजिश हो चुकी है इस हुकूमत के दौरान इजराइल को तस्लीम करने की। नेवर रिकग्नाइज इजराइल, ये मैं आपको बता रहा हूँ, नेवर रिकग्नाइज। टर्की कुछ भी नहीं है आपके आगे। पाकिस्तान की जो वैल्यू है, पाकिस्तान की वैल्यू को आप समझते नहीं है। पाकिस्तानी एक जौहरी कुव्वत है, बट दैट्स माई ओन व्यू, यू डोंट हैव टू कंकर विद इट। पर अब मैं अपने गेस्ट की तरफ जाऊंगा, बीच में मैं अपनी ऐसे ही कहानी करता रहता हूँ, पंचायतें करता रहता हूँ। मैं यहाँ अपने गेस्ट की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर सलमान शाह साहब, बात कुछ ऐसी है कि जहाँ हम ये बेवजह की पोजीशनिंग कर रहे हैं और हम ये नैरेटिव आपको पता है सोशल मीडिया पे बेचा जा रहा था कि असल में हम जो है वो टर्की ग्रुप के लोग हैं और टर्की जो कर रहा है पाकिस्तान भी वही कर रहा है, और जो है वो यूक्रेन का प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है पता नहीं जू है या वो जूइश लॉबी है और ये वो है। तो सर टर्की तो अपना खेल रहा है गेम, वो तो इट इज प्लेइंग इट्स ओन गेम, वी हैव टू प्ले आवर ओन गेम। व्हाई आर वी फॉलोइंग अदर प्लेयर्स? वी हैव टू, कहते हैं ना टेनिस के अंदर आपको जो है यू हैव टू वॉच द बॉल, तो व्हाई आर वी नॉट वॉचिंग द बॉल? व्हाई आर वी ट्राइंग टू प्ले बैडमिंटन इन अ टेनिस कोर्ट? वी शुड वॉच द बॉल, वॉच आवर ओन इंटरेस्ट। क्या कहते हैं आप? लेकिन सबसे बड़े इंटरेस्ट जो है ना पाकिस्तान के इस वक्त वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, और इकोनॉमिक जहाँ पे आपको बेनिफिट्स नजर आते हैं वहाँ पे आपने अपनी रिलेशनशिप्स भी रखनी है। और क्योंकि आपका इस वक्त चाइना के साथ बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें कोई किसी को शक नहीं है, उतना ही इम्पोर्टेंट आपका वेस्ट के साथ भी है। वेस्ट में क्योंकि आपका एक ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल इकोनॉमी जो है वो वेस्टर्न इकोनॉमी है, आपके साथ IMF के प्रोग्राम्स हैं, आपने IMF के प्रोग्राम्स भी मुकम्मल करने हैं और उसके बाद आपने बहुत सी रिफॉर्म्स भी करनी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे यूरोप और पूरे अमेरिका से भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली आएगी, पर शर्त है कि हम अपनी ये न्यूट्रलिटी को अब इस्टेब्लिश कर लें। क्योंकि देखें हिंदुस्तान ने भी एब्सटेन किया लेकिन अमेरिका ने उसके ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं डाला। उसकी सिर्फ वजह यह है कि हिंदुस्तान की इकॉनमी जो है वो बहुत बड़ी इकॉनमी है और उसको
वो स्टैंड ले सकता है। पाकिस्तान को भी हमें अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बनानी नहीं, पड़ेगी। लेकिन इकोनॉमिक लेकिन स्ट्रेंथ जो है लेकिन सर, आपको मालूम इंडिया है abstained कि because its अपने- military hardware comes from Russia. India abstained because MiG-29s come from Russia. India abstained because MiG-21s come from Russia. India abstained because the S-400 defense missile defense system comes from Russia. Majority of the military hardware in India comes from Russia. So their reason is all right. Our interest is because I would say majority of our military hardware comes from America. So we have to protect our interest, sir. हमें तो अपना interest watch करना है. F-16s जो हैं, they are coming from there. अभी मतलब we have got a bit of J-10s. I don't know what the official stance is there. But we have to watch our interests. Our interests lie with the West. They don't lie with Russia. In fact, our interests are now developed with China, but I don't think this is a two-way relationship. I think China is enjoying the better part of our relationship and not giving us anything. This is my view, and perhaps this view is now held by many intellectuals in Pakistan. What do you say? देखिए, एक तो ये है कि हिंदुस्तान जो है उसके पास सारी ऑप्शंस हैं जहाँ से भी वो असला खरीदे, और अब राफेल्स उन्होंने फ्रांस से खरीदे हैं। उससे पहले उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो अमेरिका के साथ चल रहा है, रशिया के साथ भी उनके प्रोग्राम्स हैं। सो वो एक न्यूट्रल अपने इंटरेस्ट में जो चीज़ है वो दूसरों के इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं चलते। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चलना है और उसके मुताबिक आपको सबसे दोस्ती भी करनी है, सबसे इन्वेस्टमेंट भी लानी है, और आपका एक किस्म का कॉरिडोर है जो कि पूरी दुनिया के लिए वो कॉरिडोर है जिसको आपने एस्टेब्लिश कराना है। But are we switching sides? Are we switching sides and jeopardizing our economic interests because India is now cozying up with the West, so therefore now we have to do everything in opposite of what India is doing. Since India is cozying up with the West, we want to go against all of this. जी, ये तो नहीं है कहीं हमारा स्टांस। देखिए, हमारा जो ट्रेडिशन था ना कि वी वर यूज्ड बाय द वेस्ट, उसको आप कह सकते हैं कि हम उनके साथ थे, लेकिन वो आइडियोलॉजी की बेसिस पे नहीं थे हम उनके साथ एक्सपीडियंसी की बेसिस पे थे। बट आपको नॉन अलाइंड स्टेटस में अब करने में एडजस्टमेंट्स थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हम वेस्ट की दुश्मनी लें या हम रूस की दुश्मनी लें या हम चीन की दुश्मनी लें या किसी और मुल्क की दुश्मनी लें। हमने अपने इंटरेस्ट में तमाम चीजें करनी है, और जब आप विड्रॉ करेंगे एक चीज, अफगानिस्तान में हमने वाकई बहुत मदद की है वेस्ट की, लेकिन हमें कोई उसकी एप्रिसिएशन नहीं मिली। पहले भी जब रूस को डिफीट किया तो उसके बाद अमेरिका ने यहाँ को हमें अबैंडन करके चले गए, बट दैट इज देयर इंटरेस्ट एंड आई थिंक वी शुड नॉट बी ग्रज कि वो क्या पॉलिसीज करते हैं। दे आर नो ओनली इंटरेस्ट जो होते हैं वो मुल्कों के दरमियान होते हैं। कोई दोस्ती उस तरह से नहीं होती कि आप उनके साथ जैसे कोई पर्सनल दोस्ती के बेसिस पे काम नहीं होता। सो आई थिंक कि वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। हमें अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना है। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में हमें बेशुमार रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है, हमारी पॉलिसीज हैं डीरेगुलेशन करने की ज़रूरत है, लिबरलाइजेशन करने की ज़रूरत है, हमारे मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ों का माहौल बनाना है। बड़ी अहम बात किया आपने, और आपका जो एक म्यार है गुफ्तगू का वो हमेशा जो है बहुत ही आला होता है, दुनिया में देखा जाता है, पसंद किया जाता है, और ख़ास तौर पे प्रोग्राम भी आपकी वजह से एम्बसीज़ के अंदर, कॉन्सुलेट्स में, और जो हमारे यहाँ फ़ॉरेन डेलीगेशंस आई होती हैं वो सब बड़े गौर से सुनती हैं और देखती हैं। इसीलिए ख़ास तौर पे बैनुल-अक़वामी मामलात के ऊपर बात करने के लिए मैं आपको बुलाता हूँ, ताकि जो है बड़ी मुतवाज़िन राय सामने आए और पाकिस्तान का एक जो इंटेलेक्चुअल्स का मौक़िफ़ है वो सामने आए। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, आज प्रोग्राम में आप हमारे साथ शामिल हुए और बड़ा ही मुतवाज़िन किस्म का जायज़ा पेश किया। नाज़रीन, वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।